10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो फोटो निकालते हैं। मशाल और क्या, और कुछ नहीं बोल सकते हम। मशाल मशाल तो मशाल की सरकार होना चाहिए, तो मशाल ही आना चाहिए। तो मशाल को जिताना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसमें देखो कितनी हालत हो गई, औरतों की कितनी बेइज्जती हो गई मणिपुर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जोरों पर है। 20 मई को 13 सीटों पर मतदान होने वाला है। उम्मीदवारों की परीक्षा की घड़ी नजदीक है। उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बीते बुधवार 8 मई 2024 को 27 उत्तर पश्चिम लोकसभा चुनाव के लोकप्रिय उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर की प्रचार रथ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में टाटा कंपाउंड से आजाद लेन से सीडी बर्फीवाला लेन होते हुए वीपी रोड से एसवी रोड, जेपी रोड, दाऊद बाग, भरदावड़ी, सीजर रोड, अंबोली नाका होते हुए साईं बाबा मंदिर दत्तगुरु नगर में समाप्त हुई। इस यात्रा में उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के साथ पूर्व विधायक अशोक जाधव, मांझी पार्षद मोहसिन हैदर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष क्लाइव डियाज, शिवसेना के विधानसभा संगठन संजय मानाजी कदम, समन्वयक सुनील खबिया, वीला टाक, आम आदमी पक्ष से रूबेन मस्के अरहनास, आदित्य पाल, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के आलमगीर और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए थे। रैली का आयोजन और व्यवस्थापन शिवसेना के उप विभाग प्रमुख प्रसाद आयरे और उनके सहयोगी शाखा प्रमुख दयानंद कड्डी एवं उदय महाले के सहयोग से किया गया। प्रचार रथ यात्रा एक बहुत बड़ी सफलता का प्रतीक रही। उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र पर अपना दावा कायम करती नजर आई। वहीं उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के समर्थकों ने चुनाव का जलवा दिखाया। भारी तादाद में समर्थक उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के रथ यात्रा के साथ साथ चले। महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चारों तरफ अमोल भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे गूंज रहे थे। ज्यादा दिन नहीं चलने वाला तुम्हारा ये दौर, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी है आने वाला, तो मूसा भी है आने वाला। साबरमती से बारामती तक किनारा महिलाएं खुशी से झूम रही थीं। रथ यात्रा का आतिशबाजी से स्वागत किया गया। यात्रा क्या निकली, मानो अमोल गजानन कीर्तिकर ने अपनी जीत का अभी से परचम लहरा दिया हो। महिलाओं और पुरुष के जबान पर सिर्फ मशाल को जिताना है, यही नारा लगा हुआ था। वहीं इस दौरान कुछ लोग तो अब की बार 400 पार की जगह अब की बार तड़ी पार के नारे लगा रहे थे। महिलाओं ने अपने उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर को टीका लगा के और आरती उतार के स्वागत किया। वहीं बहुत से कार्यकर्ता भी शामिल थे। वहीं हमारे संवाददाता ने इस रथ यात्रा में शामिल होकर वहाँ मौजूद लोगों से खास बातचीत की। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं माजी नगर सेवक कांग्रेस से मोहसिन हैदर जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर जो 48 सीट पे जो चुनाव हो रहा है, इस 48 सीट में लोगों का ऐसा कहना है कि एक भी सीट मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दी गई। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में कब मुस्लिम कैंडिडेट को दी गई थी? ये बीजेपी का इशू है। अब ये कोई इशू है ही नहीं। एक आध कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क आना नहीं है। आज का माहौल जो है, इंडिया का एक गठबंधन बना हुआ है, बहुत सा उसमें कॉम्प्रोमाइजेस है। बहुत से हमारे कुछ लीडर चले गए जो खुद ही चाहते थे कि लड़े, नहीं लड़ने मिला, ऐसे लोग चले गए। कहीं वहाँ पर भी कुछ लोग चले गए। तो ये तमाम दिक्कतें तो है। तो महाराष्ट्र में तो अब्दुल रहमान अंतुले साहब खड़े थे। उसके बाद मुझे पता हो किस इलेक्शन में जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार थे। तो आज ये इशू ही नहीं है। ये भाजपा का इशू है, बीजेपी वालों का इशू है। बीजेपी और मित्र दल चाहते हैं कि इसी तरह के बातें करें और गोल गोल लोगों को उलझा के रखे जैसे उलझा रहे हैं। तो ये कोई इशू नहीं है। मुस्लिम कैंडिडेट हो कोई हो, ये एक सेक्युलर पार्टी का सेक्युलर कैंडिडेट होना चाहिए, ये मुद्दा है। डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये हम तमाम गठबंधन का एक ही मकसद है, डेमोक्रेसी इस मुल्क में होनी चाहिए। लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हुकूमत आज बैठी है, तो पूरे मुल्क जो है उनको शक और सूबे की नजर से देखती है कि आने वाले इलेक्शन में अगर ये फिर से सत्ता में आए, लोकतंत्र को खतरा है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। और रही बात जो रोजगार है और दीगर मसले है, रोजगार है, जहां महंगाई है, ये तमाम चीजें जो है आज इसके चरम सीमा पर है।
अभी फिर से आए तो मैं समझता हूँ लोग जो है रास्ते पर भुखमरी की नौबत आएगी। ऐसे वक्त आएगा तो लोग एक तरफा जहन बना चुका है, कोई दो मत नहीं है। ये जो पूरी तरह से जो मौजूदा हुकूमत है ये हार रही है। हारने की वजह से जो आपने देखा हो कि पहला जो चरण का इलेक्शन हुआ उसके बाद पूरे मुल्क में एक हवा चली कि नॉर्थ में हाफ और साउथ में साफ। उसके बाद से आप देखोगे मंगलसूत्र ये है, तमाम चीजें दिशाभूल करने वाली चीजें, जो सड़क पर खड़े करके एक सड़क छाप आदमी बात नहीं करेगा, इस तरह की बातें इतने ऊंची कुर्सी में लोग बैठकर बात करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। तो ये मैं समझता हूं कि मुल्क के आवाम ने एक तरफ से सिरे से खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि कांग्रेस एक कमजोर सरकार है और भाजपा सरकार जो है आतंकवादी को घर में घुस के मारती है, आतंकवादी उनके नाम से कांपते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सिर्फ बोलने की बात है। आपने देखा कि परसों भी जो है हमला हुआ, हमारे जो नौजवानों पर, हमारे जवानों पर वहां पर हमला हुआ, इनके सत्ता में ही जो है पुलवामा में हुआ। तो ये सिर्फ बोलने की बात है। कश्मीर में जो बातें कही गई थी कि जो नोटबंदी में कश्मीर में जो आतंकवाद खत्म होगा और काले धन बाहर आएंगे, ये तमाम चीजें वो बोलते रहे। आज उनकी जो बोलने की बातें हैं वो पूरे मुल्क जो है वो खाली सुनते हैं। उनको पता है कि इसमें हकीकत कुछ नहीं, ये बोलते आए हैं, पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, अभी भी बोलते आ रहे हैं। तो ये सच्चाई से बहुत दूर है, इनकी बातें और हकीकत ये बहुत दूर है। तो ये बोलते आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस मुल्क में कांग्रेस ने हुकूमत की, मुल्क मजबूत मुल्क है, पूरे दुनिया में मजबूती से रही है। आपको पता होगा कि जो है बांग्लादेश किसने बनाया, बांग्लादेश का जो है पाकिस्तान का 2 हिस्सा किसने किया। तो ये सब कांग्रेसी हुकूमत है और कांग्रेस जो है हर तबके को लेकर चलती है। तो इस तरह के जो है घटियानुसी बातें और इस तरह की बातें एक बड़े प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। इस तरह के गलत बातें कभी ना कांग्रेस ने की और किसी भी दूसरी पार्टी ने भी नहीं किया। कांग्रेस से छोड़ो, और भी इस मुल्क में जनता दल जैसी पार्टी भी आई है और भी कम्युनिस्ट पार्टी, जिस तरह की पार्टी भी रही, लेकिन इस तरह घटिया बातें किसी ने नहीं की जो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे। तो ये कांग्रेस जो है इस मुल्क पर भरोसा कांग्रेस पर है, हर तबके को भरोसा है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। जहाँ रोज प्रचार हो रहा है, चुनाव के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लोगों में क्या रुझान है, क्या लग रहा है? लोगों में जोश है, लोगों में उम्मीद है कि ये हमारा स्वतंत्र भारत फिर एक बार स्वतंत्र होके रहेगा, तानाशाही के जुल्मों के चक्कर से बाहर मुक्त आजाद हो जाएगा। तो आज मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ लोगों में ऐसी बात आ रही है कि अमूल कीर्तिकर जो है वो एक नए कैंडिडेट है, पहले उन्होंने ये सब चीज नहीं किया, इलेक्शन नहीं लड़े हैं, तो उसके बारे में उनको कुछ अनुभव नहीं, उसके बारे में क्या? नहीं, गलत है ये। अमोल भैया कांदिवली में एमएलए की इलेक्शन लड़ चुके हैं। अमोल भैया दिंडोशी में काफी काम कर चुके हैं, गोरेगांव विधानसभा में भी वो काम कर रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 10 साल जहां उनके वालिद गजानन कीर्तिकर साहब वहां पे जब खासदार थे, उस वक्त उनका पूरा बैक ऑफिस का काम अमोल भैया ही संभाल रहे थे। तो अब की बार क्या है, अब की बार किसकी सरकार है? की बार बोलना पड़ेगा, एक ही सरकार, की बार महाविकास आघाड़ी की सरकार, इंडिया फ्रंट की सरकार, आघाड़ी की सरकार, इंडिया फ्रंट की सरकार। थैंक यू। हमारे साथ है अब्दुल गनी नवाब जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट में लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं भी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, तो 48 सीट में मुसलमान को सीट नहीं दिया गया, लेकिन आज महाराष्ट्र के जितने मुसलमान हैं वो इतने जोश से लगे हुए हैं कि जितने लोग खड़े हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं, इसलिए मुसलमान इतना जोश से बाहर निकल के वोट दे रहा है। और आने वाले कल में जो अभी यहाँ पे भी जो 20 तारीख को पोलिंग होगी, अब उसका परसेंटेज देखना, इंशाल्लाह ऐसा लगेगा कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज इधर ही हुआ है मुसलमानों का। अब्दुल गनी जी, आप इससे पहले शरद पवार एनसीपी की पार्टी में थे, उसके बाद मेरे ख्याल से एमआईएम में गए, एमआईएम में आपको नगर सेवक का टिकट नहीं मिला, उसके बाद समाजवादी से आपने शायद फॉर्म भी भरा था, तो ऐसी क्या बात हो गई कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा? अच्छा, वो ऐसा है कि देखिए वो बहुत सारी बातें हैं। मुझे जो फॉर्म दिया गया था, पहले तो अगर मैं एमआईएम की बात करूं, अगर मैं एमआईएम में गया राष्ट्रवादी छोड़कर, तो राष्ट्रवादी इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो कभी भी अलायंस में होता था और मेरा एक पर्सनल मुफाद ये था कि मेरे को नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना था। तो वहाँ कांग्रेस अलायंस था, इसलिए कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाता था। मैंने पार्टी छोड़ के एमआईएम का साथ किया, एमआईएम ने, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे सौदेबाजी होना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने एमआईएम को छोड़ के समाजवादी से टिकट लेने की बात किया। जब मैंने उनके नेता से बात किया, उन्होंने बोला ठीक है आपका नाम मैं अनाउंस कर देता हूँ। उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया। नाम अनाउंस करने के बाद मुझे टिकट सिर्फ 2 घंटे जब बाकी देते हैं, जबकि मेरा 4 दिन पहले नाम अनाउंस कर दिया गया, तो आपको टिकट देने में क्या अर्थ था? तो मुझे 2 घंटा पहले टिकट दे दिया गया। जब मैं फॉर्म के अंदर
जब हमारे जाके फॉर्म सबमिशन के टाइम उनका एबी फॉर्म सबमिट जब हमने किए स्कैनिंग के लिए, तो वो रुक गया था। के साथ जो लोग थे जो अली बाबा 40 चोर बन के भागे, उसके बाद जो एनसीपी के अंदर जो लोग थे अली बाबा 40 चोर बोल के भागे, वो किसके डर से भागे? उनको बीजेपी ने ये डर दिया था कि भाई तुमको ईडी लगाएंगे, इसलिए वो ईडी लगने के डर से पार्टी छोड़ के भागे, लोगों के साथ गद्दारी किए। लेकिन आज मुसलमान ये देख रहा है कि एक शेर के जैसा एक आदमी खड़ा जो उनका जवाब दिया, उससे डरा नहीं, वो अमूल गजानन कीर्तिकर है। आपका जो सवाल है आपकी बार किसकी सरकार है, उसका जवाब एक ही है जो उद्धव साहब ने दिया हुआ है, आपकी बार भाजपा तड़ीपार। यस, एक चुनाव प्रचार को देख के लोगों में क्या रुझान है, क्या लोगों का माइंडसेट है, क्या करना चाहिए? देखिए, लोगों ने मन बना लिया है, अब की बार बीजेपी तड़ी पार। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि अब की बार 400 पार। नहीं, ये तो देखिए बोलने के लिए मुंगली लाल के हसीन सपने अच्छे लगते हैं, कहने में और करने में मैं 1000 किलो जबान से बोलता हूँ, उठाने में बहुत तकलीफ होती है। तो बोलना और करना, कथनी और करने में फर्क है। और हमेशा बीजेपी उनके चाल चरित्र और चेहरे से पहचानी गई है, और आज उनका चाल चरित्र चेहरा हम देख रहे हैं, जो बलात्कारियों की सपोर्ट में खड़े होकर बीजेपी खुद प्रचार कर रही है। आज जितने ईडी सीडी वाले हैं, जितने लोग इस में फंसे हुए लोग हैं, उनके तरफ से जा करके उनका प्रचार कर रही है। आज ऐसी दुविधा आ गई है कि वो बीजेपी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, आज उसका ये दिन आ गया कि वो अपना चेहरा छुपा रही है। मेरा नाम रूबन मैस्करिनस है। मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय सह सचिव और मुंबई का कार्याध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है, आप रैली में घूम रहे हो, चुनाव प्रचार कर रहे हो, क्या यहाँ पे सीट निकलने क्या चांसेस? नहीं, जनता में प्रचंड आक्रोश है, और जो बीजेपी को लगता है कि जुमलेबाजी करने से, झूठ बोलने से ये चुनाव जीत जाएंगे, तो जनता जानती है, और जनता ने ये इलेक्शन अपने हाथों में ले लिया। तो ये कोई शिवसेना या इंडिया अलायंस की विभिन्न पार्टी, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। जनता ने चुनाव अपने हाथों में लिया है। निश्चित रूप से 4 जून को आपको मोदी के इस अधर्म सरकार का खात्मा दिखते हुए मिलेगा। मेरा नाम हरगुन सिंह, मैं मुंबई यूथ कांग्रेस का महासचिव हूँ। रैली में आप कंटिन्यू प्रचार में मैं आपको देख रहा हूँ, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? मैं अभी आदिल भाई से बात कर रहा था, सुल्तान भाई से, कि मुंबई में माहौल ऐसा है कि 6 की 6 सीटें निकल रही है। एक आध सीट के ऊपर थोड़ा मसला है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो सीट में भी मसला है, लेकिन वो 6ठी सीट भी जो हमारी नॉर्थ मुंबई की, वो भी निकल रही है। स्पेसिफिक उत्तर पश्चिम की मैं बात करूं तो अमल भैया सीधा साधा साफ छवि वाला, लोगों के बीच रहने वाला युवा कार्यकर्ता जैसा हमारा कैंडिडेट है। तो ऐसे कैंडिडेट ही आधी लड़ाई जिता देता है। ऊपर से जब 3-4 पार्टी साथ में मिलकर लड़ रही है, इनके आप सिर्फ इंडिपेंडेंट वोट्स तीनों पार्टी, चारों पार्टी के कैलकुलेट कर लोगे तो आपको अपने आप मार्जिन समझ आ जाएगा कि क्या लेवल पे जीत होने वाली है। प्रचार तो सिर्फ औपचारिकता है, जीत महाविकास आघाड़ी के जितने कैंडिडेट से मुंबई में हो रही है, और उत्तर पश्चिम जिला के अंदर अमोल भैया कीर्तिकर की ही हो रही है। हमारे साथ है संजय कदम जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। संजय कदम जी, आज का जो माहौल है, जो रैली प्रचार चल रहा है, चुनाव का माहौल है, तो लोगों में क्या लग रहा है आपको? देखो, अभी जहाँ पे वोटिंग हुआ है, आपको मालूम है, मैं रायगढ़ से कल ही इलेक्शन करके यहाँ पे आया हुआ, आज यहाँ पे प्रचार में शामिल हुआ हूँ। बट वहाँ पे और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये मोदी के खिलाफ एक सुनामी तैयार हुई है, और उससे बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि संविधान का सब्जेक्ट है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का सब्जेक्ट है, ये हुकुमशाही की तरफ अपना देश लेके जाना चाहते हैं, 2 ही जन देश चला रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसके अलावा उनके पार्टी में भी जो मंत्री है, आमदार है, खासदार है, हर कार्यकर्ता उनका नाराज है कि उनको किसी को फ्रीडम नहीं है, और वो दबके चल रहे हैं। और ये देखो, आप यहाँ पे अभी पूरा रैली का देख लीजिए कि यहाँ पे जो एक लहर आई है, वो उसके अगेंस्ट में आई हुई है। और आने वाले इलेक्शन में यहाँ से अमोल कीर्तिकर जी जो है, वो मशाल चिन्ह लेके खड़े हैं। तो ये उत्तर पश्चिम लोकसभा से भी अमोल कीर्तिकर जी, ये 6.5 लाख वोट यहाँ पे उनको मिलेंगे जरूर, और बहुत भारी लीड से वो चुन के आए। पोजीशन का ये कहना है कि उनके एमएलएज है, उनके नगर सेवक है, तो हमारे ये प्रॉफिट है, तो हम लोग भी विन होने वाले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आने वाले इलेक्शन में दिखा देंगे। उनके एमएलए है, वो घर में बैठने वाले, जैसे कि कोविड था, कोविड में आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे लोगों के हेल्पिंग के लिए कोई एमएलए उठ के आया नहीं था, वो शो शाइनर थे। और जहां तक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, शिवसेना के कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी शरद पवार के कार्यकर्ता है, सब
कार्यकर्ता यहाँ पे रास्ते पे उतरे थे और वो टाइम पे जो महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट थी और वो गवर्नमेंट के माध्यम से हर कम्युनिटी को वहाँ पे कोविड में बहुत अच्छा हेल्प हुआ है। वहाँ पे सबको साथ में लेके जाने का काम वहाँ पे हुआ है। तो एक अच्छा यहाँ पे ये इलेक्शन में अमूल मशाल चिन्ह पे बटन दबा के अमूल कीर्ति को भारी बहुमत से यहाँ से विजय करना है। हमारे साथ है लोकसभा कैंडिडेट अमूल गजानन कीर्तिकर जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आप मार्केट में ऐसी अफवाह चल रही है कि आप ये लोकसभा इलेक्शन में पहली बार खड़े, आपको कुछ अनुभव नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आदमी जब भी पहली बार खड़ा रहता है ना तो पहली बार ही होता है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम ब्रांड है, तो ब्रांड बनाने वाले सब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में है। और जो ये होता है ना वो अच्छा नहीं रहता है। और मेरे ख्याल से ब्रांड कौन है और ब्रांड कौन नहीं ना आने वाले चुनाव में दिखने आएगा। मेरे ख्याल से इस मुंबई महाराष्ट्र में एक ही ब्रांड है, उद्धव बाला साहब ठाकरे। लोगों में अपोजिशन पार्टी ये भड़काने का काम कर रही है कि अभी हम जिताने के बाद अमूल जी फिर बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसा कुछ माहौल हो सकता है, उसके बारे में आप क्या बता करेंगे? मेरे ख्याल से आपको पता है कि मेरी उम्मीदवारी जब डिक्लेयर की तभी मुझे ईडी की नोटिस आई थी। और आजकल आम पब्लिक को पता है कि ईडी की नोटिस, सीबीआई की नोटिस या इनकम टैक्स नोटिस क्यों आती है। अगर वो दबाव को मैं नहीं है किया तो बाद में जाने का सवाल ही नहीं आता। और मैंने पहले ही बोला है कि मुझे टिकट दिया इसके लिए मैं उद्धव जी के साथ में नहीं हूँ। मुझे उद्धव जी का विचार, बाला साहब के विचार और आदित्य साहब का नेतृत्व मुझे मान्य है और इसके लिए मैं इनके साथ में हूँ। जीतने के पहले आप सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से जो पहला काम होता है ना, हर विधानसभा, हर गली के मोहल्ले के लोगों को लगता है कि मेरा काम पहला है। फिर भी मेरा ऐसा कहना है कि इस मेरे उत्तर पश्चिम जिले में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। भले वो केंद्रीय मंत्रालय से उसका कुछ ताल्लुक नहीं है, लेकिन 5 मिनट अगर तो देर हो जाएगी किसी की जान जा सकती है, 5 मिनट अगर देर हो जाएगी किसी नौकरी जा सकती है, 5 मिनट अगर किसी की देर हो जाएगी तो किसी की एग्जाम वो दे नहीं पाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो डेवलपमेंट करने वाले अपनी जो गवर्नमेंट एजेंसी से बीएमसी या एमएमआरडी है, ये अच्छा होगा तो पीठ थपथपा के लेते हैं, लेकिन कुछ गलत हो गया तो एक दूसरे के ऊपर ढकेल देते हैं। तो मुझे ये कोऑर्डिनेशन करना है बीएमसी से, एमएमआरडी से, और जो ट्रैफिक की समस्या के लिए जो सोल्यूशन देने वाले हमारे ट्रैफिक पुलिस है उससे कोऑर्डिनेशन करके इससे कैसे बाहर निकलेंगे उसके लिए मैं पहले कोशिश करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। और फिर देखिए आपको याद रहे आने वाले 20 तारीख को आने वाले उनका नाम न फख्र है न घमंड है, न फख्र है न घमंड है। जनता के बीच में जिसे रहना पसंद है, जनता के बीच में जिसे रहना पसंद है। कांग्रेस के एक्स एमएलए अशोक भाव यादव जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आप कंटिन्यू हम देख रहे हैं, आप प्रचार में, रैली में लगे हुए हैं अमूल भैया के साथ, क्या लगता है आपको लोगों में क्या माहौल है? लोगों में माहौल बहुत बढ़िया है। सिर्फ हमारे कार्यकर्ता और हमें इतना ही मेहनत करना है कि लोगों तक हमारी मशाल उनको पहुंचाना है। लोगों को ये पता होना चाहिए, अमूल भैया पता है तो उसकी निशानी उनके दरवाजे तक, उनके दिमाग तक हमको पहुंचाना है। और वो पहुंच गया, समझ लो 101% अमूल कीर्तिकर भारी से भारी मतों से चुन के आ जाए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो कहते हैं कि कांग्रेस एक कमजोर सरकार है और बीजेपी ऐसी एक पार्टी है कि आतंकवादी के घर में घुस के मारती है, आतंकवादी उसके नाम से डरते हैं, उसके बारे में? वो तो सही बोल रहे हैं मोदी जी, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। पहले भी उन्होंने कांग्रेस के राज के टाइम पे हाथ में मुंडी लेके घूमे थे, तभी 2 आदमी मरते थे हफ्ते में, अभी 10 आदमी मर रहे हैं। और वो बोल रहे थे कि 1 का 10 वसूल करेंगे, अभी कुछ वसूली नहीं है, वो खाली पैसा वसूल कर रहे हैं। तो अब की बार 400 पार का नारा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? 400 पार उनको खुद को पता है। अगर उनका 400 पार होता तो फिर कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले, शिवसेना वाले तोड़ने की क्या जरूरत थी उनको? और इतनी ऊंचापति अगर आज फडणवीस जो है उसको क्या जरूरत है कि इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो? अगर बीजेपी में इतना दम है, 400 पार है, तो हमारे लोग लेने की क्या जरूरत है? वो भी दाग लगा के लेते, सीधा सीधा भी नहीं। जो मशीन है उनकी मशीन में डालते, शर्त में गोल घुमाते और बोलते अब क्लीन हो गया। अभी 20 तारीख को चुनाव है और आज तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, भ्रष्टाचारी के मैं नजर भी नहीं मिलाऊंगा। और सभी उनके आजू बाजू में पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी है, मोदी साहब के बाजू में, तो क्या करेंगे? देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज, सिराज शेख की स्पेशल रिपोर्ट। कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, हम चुनाव की आपको पल पल खबर देते रहेंगे।